तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ईएमआई एंड एसी ये पूरा चैप्टर बनता है। इसमें ईएमआई वाला पोर्शन हम यहाँ पे देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला पोर्शन जो है उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मेरा जो तरीका होगा पढ़ाने का वो इस प्रकार से होगा कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए, आपको मेन जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं। राइट, अभी टॉपिक्स को समझाएं डिटेल में तो भी कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन समझाने में टाइम खूब लगेगा और मेरा इतना मानना है कि आपको ये टॉपिक पहले से समझ में आते हैं कि समझा हुआ तो आपको पहले से है, 12th में आपने पढ़ा है। बस आपको अब ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या पता करना है हमें, क्या फॉर्मूला याद करना है, क्या इस टॉपिक के लिए अपने को ध्यान में रखना है। राइट, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये अपन चैप्टर कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 30 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आता है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स से हम पहले से परिचित हैं, पहले से अपन जानते हैं इसके बारे में कि फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक है, ठीक है, पहले इलेक्ट्रिक पढ़ा था अपन ने, तो मैग्नेटिक भी वैसा ही है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कौन सी फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे कि किसी पृष्ठ से पारित होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो गया, इसे अपन क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, फाई बी इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये काम का है यहाँ पे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता। राइट, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को अपन ऐसे ही खोलते हैं। क्लियर इतनी बात है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है आपका, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी राशि है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, अदिश राशि है। राइट, सेकंड क्वेश्चन यहां से अपने पास पूछा जाता है वो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। तो आपसे बोले ऐसा यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो आप बोलोगे वेबर होगा। राइट, इसी को अपन ऐसे भी लिख देते हैं जैसे कि बी चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका टेस्ला होता है। राइट, और ए का क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो ये भी इसका यूनिट होता है, और भी कई रूपों में अपन इसको लिख सकते हैं। मेन अपने को ये दो ध्यान रखने हैं कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो वेबर होगा या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन जो अपने पास यहाँ पे बनता है वो बनता है इसकी डायमेंशन से, इसकी विमा से, और ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको निकालोगे। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं कैसे? देखो बी का डायमेंशन और ए का डायमेंशन निकल जाएगा। बी का डायमेंशन अगर फॉर्मूला पता है बी का तो डायमेंशन भी आ जाएगा। फॉर्मूला पे है सब कुछ, सूत्र पता है तो विमा निकालना आसान है। राइट, तो बी का क्या डायमेंशन होगा और ए का क्या डायमेंशन होगा, जब दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी। क्लियर इतनी बात है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर 3 क्वेश्चन तो ये हुए। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है वो इस फॉर्मूला से बनता है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, कोई भी एरिया दे देगा, फिर अपने को पूछेगा बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। राइट, अब इसी पर बेस्ड ऐसे आए कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स मैक्सिमम कि फ्लक्स अधिकतम कब होगा, फ्लक्स का वैल्यू अधिकतम मैक्सिमम कब होगा। तो देखो
थीटा का वैल्यू अगर आप 0 डिग्री करें, कितना 0 डिग्री, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा उस सिचुएशन में फ्लक्स कितना होगा, आप बोलोगे कोस 0 का वैल्यू 1, तो उसमें होगा BA, राइट। तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, BA होती है। कब, जब थीटा 0 डिग्री हो। क्लियर। एक क्वेश्चन बनता है यहां पे कि फ्लक्स मिनिमम कब होगा, क्या फ्लक्स मिनिमम, न्यूनतम फ्लक्स कब होगा। तो जब थीटा अगर आप 90 रखोगे तो फाई बी का वैल्यू आएगा 0, क्योंकि कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू होता है 0। तो फ्लक्स का वैल्यू मिनिमम थीटा 90 पे होता है और मैक्सिमम थीटा 0 डिग्री पर होता है। तो 3 और 2 5 क्वेश्चन हो गए, ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इस फॉर्मूला पे बेस्ड, जो कि न्यूमेरिकल होता है। क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को लेकर ये अपने पास क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है फैराडे का नियम। फैराडेज लॉ। अब देखो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इस चैप्टर का नाम ऐसे क्यों पड़ा, तो एक्सपेरिमेंट करके कुछ रिजल्ट अपन ने निकाले, उस पर ये चैप्टर का नाम पड़ा। अब एक्सपेरिमेंट करने वाले कौन, फैराडे थे, लेंज थे, ऐसे और भी कई फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर इस चैप्टर का नाम जैसे एनसीईआरटी वालों ने या फिर जो भी संस्था थी उन्होंने ये निकाला, एक अलग से ब्रांच निकाल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, राइट। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है कि कोई कुंडली है, कोई कोइल है, और उस कोइल से रिलेटेड फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, कि फ्लक्स के वैल्यू में चेंज होता है। तो होता क्या है, देखो ये काम की चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ये कोइल है और इस कोइल से रिलेटेड मान लो कोई फ्लक्स आ रहा है यहाँ पे, ये इधर से कोई फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये फ्लक्स चेंज हो कि जैसे अभी 3 फील्ड लाइन आ रही, फिर 5 आने लग जाए, 7 आने लग जाए, कम हो जाए। तो ये देखा गया कि ये जो कुंडली है, ये जो कोइल है जो कि चुपचाप आराम से पड़ी है, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां पे प्रोड्यूस होता है, एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो इस कोइल से रिलेटेड। तो यहां पे इस कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया। और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है कि ये जो फ्लक्स आ रहा है इसका क्या करे, अपोज करे, विपरीत। प्रेरण, इंडक्शन का मतलब ही अपोजिट होता है। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, प्लस चार्ज लाते हो तो माइनस हो जाता है, वो इंडक्शन था। तो इसी प्रकार से कोइल से रिलेटेड फ्लक्स का वैल्यू चेंज करते हैं तो कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो कि उस फ्लक्स का अपोज करता है या उस रीजन को अपोज करता है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है। मतलब है जैसे ये फ्लक्स आ रहा है, राइट, इस प्रकार से आ रहा है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से करंट इंड्यूस होती है कि जो कि इसका क्या करे, अपोज करे या विपरीत इसके हो। क्लियर। अब मैं इसको बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से कई चीजें बता सकता हूं, लेकिन जो जानना है थोड़ा बहुत वो ये चीज है, राइट। ओके, चलो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है कि कोई कोइल है या फिर कोई कंडक्टर है, उससे रिलेटेड फ्लक्स के वैल्यू में चेंज होता है, तो उस कोइल में, उस कंडक्टर में, उस कुंडली में, उस चालक में एक विद्युत वाहक बल, एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इसे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, राइट। अब वो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, या तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज करे
या फिर जो कोईल है या कंडक्टर है उसकी गति करवाएं। जैसे ऐसे समझो कि अपन एक गाड़ी में बैठे हैं, एक बाइक पर बैठे हैं, हवा आ रही है, अब बाइक को चलाएं तो हवा तेज आएगी। वैसे ही है कि मतलब आप उस कंडक्टर को मोशन करवा दो, कंडक्टर की गति करवा दो, तो भी फ्लक्स के वैल्यू में चेंज हो जाएगा। या फिर जो फील्ड लाइन आ रही है उनको बढ़ा दो या घटा दो तो भी फ्लक्स के वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स के वैल्यू में चेंज होगा तो उस कोईल में, उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। इसे अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट किया था फैराडे ने, और फैराडे ने नियम दिए अपने दो। कितने? 2 लॉज दिए इन्होंने, 2 नियम दिए इन्होंने। कितने? 2। फर्स्ट लॉ जो इनका है ना, फर्स्ट लॉ, वो तो ये कहता है कि एक कोईल से रिलेटेड फ्लक्स के वैल्यू में चेंज होता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, बस। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। किसके इक्वल? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर के इक्वल होता है। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही आपका ईएमएफ आएगा, और ये इसके बराबर होगा। क्लियर? क्या सेकंड लॉ? E इज इक्वल टू d∅v/dt, मैग्नीट्यूड, राइट। अब ये मैग्नीट्यूड न हो, केवल E हो तो माइनस आएगा। माइनस क्यों? देखिए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स में जिस डायरेक्शन में चेंज होगा उसके अपोजिट ईएमएफ आएगा, इसलिए यहां पे क्या आएगा? माइनस। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt, ये है फैराडे का नियम। ओके, अब जो कुंडली है, जो कोईल अपन यूज कर रहे हैं, उस कोईल में नंबर ऑफ टन्स की बात करें। किसकी बात करें? नंबर ऑफ टन्स की, फेरों की संख्या की। अगर वो n है तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस n d∅v/dt। क्लियर? माइनस n d∅v/dt। तो ये होगा अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसके बारे में किसने बताया? फैराडे ने। तो फर्स्ट लॉ तो बताता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और सेकंड लॉ बोलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो कैसे लिखा जाएगा, उसके बारे में बताता है। तो E इज इक्वल टू माइनस d∅v/dt और E इज इक्वल टू माइनस n d∅v/dt, ये फॉर्मूला दोनों अपने को पता होने चाहिए। क्वेश्चन इस पर आते हैं। ओके, चलिए, तो फैराडे का नियम था ये। इस पर क्या क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया। अब देखिए लेंज का नियम कौन सा आता है? लेंज का नियम। क्या है लेंज का नियम? अब देखो, इसमें जो माइनस आ रहा है ना, इसके बारे में लेंज ही बताते हैं। ये बोलते हैं कि जो करंट इंड्यूस्ड होगी या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो अपोजिट होगा फ्लक्स में चेंज के। या हम ये कहें कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो उन्हीं कोज का, उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे ये अराइज हुआ है, जिससे ये प्रोड्यूस हुआ है, उन्हीं को क्या करेगा? अपोज करेगा। तो ये लेंज का नियम है। अपने को इस नियम में इसका थ्योरीटिकल फॉर्म ध्यान रखना है। पूछ सकता है ये किसने दिया? लेंज ने दिया। या फिर ये किसका नियम है? लेंज का नियम है। क्या इंग्लिश में बताएं थोड़ा बहुत, कि जो लेंज लॉ है वो ये कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज इट अपोज द कोजेज फ्रॉम इट प्रोड्यूसेस, इस प्रकार से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आपको पूछे लेंज लॉ क्या बताता है, तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताता है। ये क्वेश्चन आता है
इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। प्रेरित धारा की दिशा को कौन सा नियम बताता है? लेंज का नियम बताता है। क्या बोलता है? अपोजिट होती है, विपरीत होती है। तो इसको लेकर ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए थर्ड टॉपिक की बात करते हैं। थर्ड टॉपिक है अपने पास, सॉरी फोर्थ, यह है इंड्यूस्ड करंट और चार्ज। क्या है? इंड्यूस्ड करंट। ये भी काम का सूत्र आएगा क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। देखिए आई क्या होगा? आई होगा V अपॉन R। अब देखिए इंड्यूस्ड है करंट तो V भी क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा। और इंड्यूस्ड क्या है? EMF, मतलब ये क्या हो जाएगा? E अपॉन R। ओके, अब E का वैल्यू आपने निकाला माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, यही निकाला। उसमें R का डिवाइडेशन होगा तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? अब आता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश, ये भी पूछा जाता है। कैसे निकालेंगे? देखो I का वैल्यू होता है डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू का वैल्यू कितना होगा? I डॉट डी टी, राइट। अब अगर Q का वैल्यू चाहिए कि मतलब चार्ज इसमें क्यों इंड्यूस हुआ, जीरो से क्यों चार्ज इसमें प्रेरित हुआ, तो जीरो से Q तक इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हो जाएगा I का वैल्यू रखेंगे तो I का वैल्यू देखो, पहले I का वैल्यू रखते हैं। I का वैल्यू आएगा माइनस एन अपॉन आर डी फाई बी अपॉन डी टी और मल्टीप्लाई डी टी। ओके, तो डी टी से डी टी कैंसिल, है ना। तो इधर देखो जीरो से क्यू डी क्यू इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर, और ये आ गया यहां पे डी फाई बी, राइट। डी फाई बी मतलब वैल्यू चेंज हो रही है फाई 1 से फाई 2 तक, ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अपने पास इसका वैल्यू आ गया Q और इसका वैल्यू आ गया माइनस एन अपॉन आर, और ये आ गया फाई 2 माइनस फाई 1। ये होगा इंड्यूस्ड चार्ज, प्रेरित आवेश। क्या होगा? प्रेरित आवेश, माइनस एन अपॉन आर फाई 2 माइनस फाई 1। किया क्या है अपन ने? I का वैल्यू रखा है, dt से dt कैंसिल हो गया। अब आप इंटीग्रेशन भी नहीं ध्यान रखो तो ऐसे ध्यान रखो dq की जगह q रख देना है, माइनस एन अपॉन आर आ जाएगा। डी फाई बी की जगह फाई बी में चेंज कर देना है, फाई 2 माइनस फाई 1। तो अपने को ये ध्यान रखना है इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे ध्यान रखना है इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल आते हैं इस पर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। अब ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, ये 5 एप्लीकेशन है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखो, कंडक्टिंग रोड मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील चालक छड़ का प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? क्या है? कंडक्टिंग रोड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक कंडक्टिंग रोड है, चालक छड़ है, ये गति कर रही है, लेट v वेलोसिटी से मोशन कर रही है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपने पास। अब ये मोशन करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मैंने बताया था आपको अभी,
क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। तो उसका वैल्यू ध्यान रखें आप, है उसका वैल्यू आता है BVL। यहां पे L क्या है, इसकी लंबाई है, V क्या है, इसका वेग है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये लो, ये होता है अपने पास EMF, इतना EMF इंड्यूस होता है BVL। अब अगर ये छड़ मैग्नेटिक फील्ड से कोई एंगल बनाए, कि ये छड़ कोई मैग्नेटिक फील्ड से किसी एंगल पर मूव करे, कि मतलब एंगल हो थीटा बिटवीन मूविंग रोड एंड बी, गतिशील चालक छड़ और बी के मध्य कोण थीटा हो, तो उस सिचुएशन में E का वैल्यू आप ध्यान रखें, ये आ जाता है BVL साइन थीटा। हो गया अपना काम। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है और एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है अपने को। तो एक कंडक्टिंग रोड है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है, तो उसके लिए EMF कितना आएगा, BVL आएगा। अगर थीटा एंगल दे रखा है तो BVL साइन थीटा आएगा। न्यूमेरिकल आते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर लूप मूविंग इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि एक आयताकार लूप है, सेम फॉर्मूला आएगा और याद भी हो जाएगा। देखना, ये आयताकार लूप, रेक्टेंगुलर लूप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म, असमान चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है, सेकंड मोशन कर रहा है। तो असमान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आयताकार लूप का प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जैसे समझो कि ये अपने पास लूप है और ये लूप इसमें क्या कर रहा है, गति कर रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में। तो B का वैल्यू अलग अलग है, जैसे यहाँ पे B का वैल्यू B1 है और माना यहाँ पे B का वैल्यू B2 है। तो ये जो पार्ट है ये इधर गति करेगा तो यहां पे आ जाएगा लगभग, राइट, और ये पार्ट थोड़ा आगे चला जाएगा, ये पार्ट आगे चला जाएगा और ये पार्ट इस प्रकार से आ जाएगा और ये इस प्रकार से आ जाएगा। इधर गति कर रहा है v वेलोसिटी से, राइट, इतनी बात है। तो होगा क्या, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से EMF इंड्यूस्ड होगा। तो इसका वैल्यू कितना, जो ध्यान रखें, E का वैल्यू पहले क्या है B1, फिर क्या है B2, और यहां पे कर देना VL। आ गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। असमान चुंबकीय क्षेत्र की बात हो, एक आयताकार कुंडली हो और वो गति कर रही है, तो उसका वैल्यू कितना आएगा, B1 माइनस B2 VL। क्लियर। तो ये दो फॉर्मूला हुए यहां पे क्लियर अपने पास। थर्ड अपन बात करते हैं मेटल रोड। एक धात्विक छड़ है और ये मेटल रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ये सूत्र है, ये सूत्र ध्यान रखने हैं, और सूत्र इतने हार्ड नहीं है, याद हो जाएंगे। एक बार आप इसको ठीक से देख लो, फिर याद है आराम से। एक मेटल रोड है जो कि रोटेट कर रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। क्या, धात्विक छड़, मेटल रोड कि जैसे ये मेटल रोड है अपने पास, ये इस प्रकार से, और ये मेटल रोड क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट, ये चक्कर लगा रही है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लिख दूं, यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। इसमें ये रोड रोटेट कर रही है और इसकी लेंथ है L।
तो रोटेट कर रही है, तो कितना मैग्नेटिक कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि रोटेट करेगी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा मतलब रोटेट करने का मतलब गति, मोशन करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ईएमएफ कितना, ध्यान रखें फॉर्मूला 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर आर। आर यहां पे क्या होगी, इसकी लेंथ। ये फॉर्मूला है। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, 2πf होता है ये 2πn। ये यहां पे रखें तो अपने पास आ गया 1/2 बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एल स्क्वायर आएगा, ओमेगा एल स्क्वायर। बी वी एल, वी का वैल्यू एल ओमेगा, तो ओमेगा एल स्क्वायर, राइट, ये आएगा। ओके, तो ओमेगा 2πf, ये वैल्यू यहां पे रखें, देखो 2πf और ये हो गया एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, देन ई का वैल्यू आ गया बी एफ पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर क्या होगा, इस सर्कल का एरिया होगा, मतलब ई का वैल्यू कितना आ गया, बी ए एफ। बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है, एरिया, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। तो ये दोनों सूत्र अपने को पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्मूला पे ही आता है। 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर और ई का वैल्यू हो गया बी ए एफ। कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया, राइट। अब देखिए सेम है फोर्थ, मेटल डिस्क, एक क्या हो, मेटल डिस्क है, धात्विक क्या है, चकती है, जिसकी रेडियस आर है, कितनी है, आर, और ये रोटेट कर रही है इस प्रकार से। तो इसके लिए ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, सेम ईएमएफ आएगा बी ए एफ, और इसी को अपन लिखेंगे 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ये लो, यहां पे छड़ की बात थी और यहां पे चकती की बात है। किसकी बात है, चकती की, डिस्क की। यहां पे फॉर्मूला बी वी एल था, यहां पे B1 माइनस B2 VL है, और यहां पे BAF है, सेम यहां पे है BAF। ओके, क्लियर इतनी बातें। अब देखिए आगे जो लास्ट एप्लीकेशन अपने पास आता है वो है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रोटेट कर रही है। क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ये रोटेटिंग a rectangular coil in uniform magnetic field, देखो एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। जैसे कि ये अपने पास N है और ये अपने पास S है, और इसमें ये कोइल है, और ये कोइल क्या कर रही है, यहां पे रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसका वैल्यू आएगा ई नोड साइन ओमेगा टी, ई नोड साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ आएगा। क्लियर। और इसको अपन लिखेंगे एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई नोड का वैल्यू होता है ये लो, हमें बताएगा क्वेश्चन में कि इतने ओमेगा से रोटेट कर रही है, इतने समय पर कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो एक आयताकार कुंडली समचुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही हो तो कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। अब करंट निकालना हो तो I = E/R कर देंगे। क्लियर इतनी बात है। तो ये 5 अपने पास एप्लीकेशन है ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए, जो कि अपने को पता होनी चाहिए।
फॉर्मूला बेस है, ओनली फॉर्मूला पता होना चाहिए अपने को कि BVL B1 माइनस B2VL और इसका BAF, इसका भी BAF और इसका कितना E नोट साइन ओमेगा टी। ओके, चलिए नेक्स्ट अब अपने पास जो टॉपिक आता है वो है सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, स्वप्रेरण, स्वप्रेरकत्व का गुणांक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या है सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो, जैसे कि कोइल है अपने पास, एक कुंडली है, ये कुंडली है और इस कुंडली से रिलेटेड ये यहाँ पे एक बैटरी जोड़ी है अपन ने, ठीक है, और बैटरी जोड़ी है तो बैटरी से यहाँ पे करंट जाएगी, राइट। अब अगर उस करंट की वैल्यू, किसकी वैल्यू, करंट की वैल्यू, ये चेंज करें, क्या करें, चेंज, तो क्या होगा। देखो, करंट जाएगा तो एक कुंडली में धारा बहेगी, धारावाही कुंडली आ जाएगी। जब भी कोई करंट कैरिंग कोइल होता है या कंडक्टर होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है। किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये अपन ने पढ़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब अगर करंट का वैल्यू चेंज करें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब बढ़ाएंगे करंट को तो बढ़ेगा और आई को घटाएंगे तो घटेगा। तो मतलब फ्लक्स से रिलेटेड फील्ड चेंज होगा, सॉरी, कोइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा। तो कोइल से रिलेटेड अगर फ्लक्स चेंज होगा तो जो कोइल होगी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। यही तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि फ्लक्स चेंज होने पर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब खुद की कुंडली है, खुद के कारण ही ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन, खुद के कारण इंड्यूस होना। भाई खुद की करंट है, ये चेंज कर रहे हैं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, इसके कारण एक करंट इंड्यूस्ड होगी जो कि इसके अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट इंड्यूस्ड करंट, राइट है ये बात है। अगर ये करंट ऐसे जा रही है तो इंड्यूस्ड करंट होगी इसके अपोजिट, जो किसको रोकेगी। ये जो फिनोमिना है इसको अपन कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब अगर बात करें कि जो कोइल है इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा, क्या वो जो करंट इसमें चेंज कर रहे हैं इसके प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितनी ज्यादा करंट चेंज होगी उतना फ्लक्स आएगा, राइट। जितनी ज्यादा करंट उतना फ्लक्स। तो phi b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। किस पे डिपेंड करेगा, I पे डिपेंड करेगा, राइट। तो मतलब ये कहें कि जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, phi b इज इक्वल टू एल आई होगा, सॉरी L होगा। क्या होगा, L। और L का वैल्यू कितना, आप बोलोगे L का वैल्यू आ गया phi b अपॉन I, ये होगा L। अब इसको लेकर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है इसका यूनिट, इसका डायमेंशन, इसका मात्रक क्या होता है। तो ऐसा यूनिट आप ध्यान रखें, वो होता है अपने पास हेनरी। क्या होता है, हेनरी। इसी को अपन लिख देते हैं इसका वेबर पर एम्पियर, और भी चेंज करें तो इसको लिख लेते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर। तो ये इसका ऐसा यूनिट होता है। डायमेंशन मैं आप पर छोड़ता हूं, आप डायमेंशन निकालोगे। क्लियर इतनी बातें। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें तो कितना आता है L, और L का वैल्यू कितना, phi b अपॉन I।
ओके, चलिए अब देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है, स्व प्रेरकत्व जो है, मतलब L जो है, L, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसकी दो एप्लीकेशन है। एक तो है कि एक प्लेन सर्कुलर कोइल है, क्या है, प्लेन सर्कुलर कोइल, ये इस प्रकार से, और इसकी रेडियस है r, कितनी है, r। ये क्या कर रही है, इसमें करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हैं अपन, धारा के वैल्यू परिवर्तित कर रहे हैं। तो करंट का वैल्यू चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, राइट है। तो स्व प्रेरकत्व अपने को निकालना है L, तो उस L का वैल्यू क्या होगा, आप ध्यान रखें, म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन 2R, ये होगा L का वैल्यू, म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन 2R। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू ये होगा, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे अपन, म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन 2R। A क्या है, पाई R स्क्वायर एरिया, ये रख सकते हैं अपन, क्लियर। आगे इसकी एप्लीकेशन आती है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड इसकी एप्लीकेशन आती है करंट कैरिंग सोलेनोइड, एक धारावाही परिनालिका है, उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना, L। ध्यान रखें फॉर्मूला सेम, म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन, अब उस परिनालिका की लंबाई L है, स्मॉल ले लेते हैं ये, तो म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन L, ये आता अपने पास सोलेनोइड के लिए, परिनालिका के लिए। N क्या है, फेरों की संख्या। अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है N अपॉन L, राइट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो N का वैल्यू क्या हो गया, NL, तो सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नोड N स्क्वायर AL। तो ये भी फॉर्मूला बनता है और ये भी बनता है, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया अपने पास, किसके लिए, प्लेन सर्कुलर कोइल के लिए, समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए, क्लियर। तो अपने को ध्यान रखना है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर प्लेन सर्कुलर कोइल, फॉर करंट कैरिंग सोलेनोइड, राइट। अब आता अपने पास एक टॉपिक म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअलिटी। एक मतलब म्यूचुअल का मतलब दो होता है, एक तरह से कपल होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस MI, ये क्या है, जैसे कि एक कुंडली है और इस कुंडली में करंट फ्लो हो रहा है, ये I, एक दूसरी कुंडली इसके पास रखी है और इसमें गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। तो ये करंट अगर चेंज करें तो ये फ्लक्स चेंज होगा, और ये फ्लक्स यहाँ पे भी इस कुंडली में जा रहा है, तो इससे इसका जो फ्लक्स यहाँ पे आएगा वो चेंज होगा, कब, जब ये I चेंज हो। मतलब जो सेकंड कुंडली है, इस सेकंड कुंडली के लिए फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा जब यहाँ पे करंट का वैल्यू चेंज होगा, तो क्योंकि ये फ्लक्स आएगा इधर से, तो होगा क्या कि सेकंड कुंडली में फ्लक्स का वैल्यू चेंज हुआ, इसलिए इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी। भाई ये ऐसे जा रहा है तो ये करंट आएगी ऐसे, इंड्यूस्ड करंट, ईएमएफ ऐसे इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो घटना है, ये जो फिनोमिना है, इसको अपन कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण। मतलब दो कुंडली है, एक में करंट फ्लो हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में, दूसरी कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाए, तो इस फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, राइट। यहां पे अपन डिफाइन करेंगे
कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस M। देखो अब सेकंड कॉइल है, इसमें जो फ्लक्स होगा क्या वो फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसके प्रोपोर्शनल होगा? यस। मतलब φ2 का वैल्यू आएगा MI1, या हम ऐसे कह दें M21I1, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? बताता हूं अभी आपको ऐसा क्यों लिख सकते हैं। देखो सेकंड कुंडली में, सेकंड कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है, किसके कारण? फर्स्ट के कारण, मतलब M21। 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस ड्यू टू 1, तो M21, राइट। तो ये भी अपन इसको लिख सकते हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू क्या आएगा? MI1, और M का वैल्यू कितना? φ2/I1। ये लो, ये काम का फॉर्मूला है। सेम यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा अपने को यहां पे पूछता है। मात्रक और विमा दोनों पता होने चाहिए अपने को कि इसका मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगी। क्लियर? मात्रक हेनरी वेबर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर, सेम ही होगा, और विमा भी सेम होगी। M1 L2 T-2 A-2, ये इसकी डायमेंशन आएगी, जो कि अपन निकाल सकते हैं अगर फॉर्मूला पता है, और फॉर्मूला में इन सभी की डायमेंशन अपने को निकालनी आती है। यहां पे जो एप्लीकेशन आती है इसकी, वो आती है कि एक अपने पास 2 कोक्सियल सोलेनोइड है, समाक्षीय परिनालिका, एक ही अक्ष पर रखी हुई सोलेनोइड है। जैसे एक सोलेनोइड ये है, एक दूसरे सोलेनोइड आ रही है इस प्रकार से, ठीक है, टच नहीं है ये। तो एक में करंट फ्लो होता है, और करंट का वैल्यू चेंज करें तो दूसरे में फ्लक्स का वैल्यू चेंज होगा। इस कारण दूसरी में क्या आ जाएगा? EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। 2 परिनालिका है, मतलब म्यूचुअलिटी है, अन्योन्य प्रेरण है। तो अन्योन्य प्रेरकत्व का वैल्यू कितना, ये ध्यान रखना अपने को। म्यू नोड N1 N2 A/, अब जो सोलेनोइड है उसकी लंबाई L है, तो ये अपने पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा। म्यू नोड N1 N2 A/L। ए क्या है? परिनालिका का एरिया है, सोलेनोइड का एरिया। बस ये चैप्टर कंप्लीट है। तो फॉर्मूलाज तो अपने पास यहां से स्टार्ट होते हैं ज्यादातर। म्यू नोड N1 N2 A/L, यहां पे आ जाता है म्यू नोड N1 N2, सेम होता है N1 N2, मतलब एक ही परिनालिका की बात होती है। N1 N2 कुछ है ही नहीं, तो मतलब N² होता है, तो म्यू नोड N² A/L। यहां पे होता है 1/2 म्यू नोड N² A/R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गए। बस ये EMI वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक ये जितना जो बताया है इसमें आपका मतलब कुछ तो काम का मैटर आपको मिला होगा, और कोई सजेशन है तो आप ज़रूर कमेंट करें, जिससे आगे के वीडियो में उसको अपन सुधारें। ठीक है, थोड़ा सा इम्प्रूव करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।